नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की काले धन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सम्मेलन में कहा, 1 लाख फर्जी कंपनियों पर लगाया ताला। जल्द बंद होंगी 37,000 कंपनियां। भीड़ की बर्बरता पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता। कहा, बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा के लिए सजग हो समाज। सोनिया गांधी ने उठाया बढ़ती असहिष्णुता का मुद्दा। जीएसटी से 3 महीने में पैदा होंगी 1 लाख नौकरियां। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का बयान। जीडीपी में इजाफे के साथ महंगाई घटने की उम्मीद। असम में मूसलाधार बारिश से हालात बदतर। 8 जिलों के 450 गांव जलमग्न। 2.5 लाख से ज्यादा पीड़ित। गुजरात और सौराष्ट्र में भी भारी बारिश। और आईसीसी महिला विश्व कप में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला आज। डर्बी के काउंटी ग्राउंड पर 3 बजे होगा मैच। लगातार 2 मैच से जोश में टीम। और चलिए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि काले धन के खिलाफ और कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जीएसटी की खूबियां गिनाई और इसे पारदर्शी कर प्रणाली बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट के जीएसटी से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने जीएसटी की खूबियां बताई और कहा कि भारत के अर्थ जगत में ये ऐतिहासिक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक तरह का कर सिस्टम होने से वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही बढ़ेगी और इसका उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। विदेश में काले धन के खिलाफ कार्रवाई का क्या असर हो रहा है, इसकी गवाही स्विस बैंक के ताजा आंकड़ों से मिल रही है। स्विस बैंक ने बताया है, भारतीयों द्वारा जमा राशि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गई है। कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते बाजार और मजबूत होती अर्थव्यवस्था के चलते पूरी दुनिया की निगाहें हमारी तरफ हैं। लिहाजा आर्थिक सुधार के लिए अगर कठोर कदम उठाने का मौका मिला है तो सरकार को उठाना चाहिए। वित्त मंत्री ने व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन पर सवाल भी उठाया। कुछ इंटरिम जो मध्यस्थ हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में है या ट्रेड में है, वो तो बर्डन पास ऑन करते हैं। कंज्यूमर कहीं देश में शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि जो बास्केट ऑफ टैक्सेशन है ओवरऑल उसको हमने और रीजनेबल करने की कोशिश की है। तो 1-2 ट्रेड के लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? ट्रेड ने तो अपनी जेब से पैसा नहीं देना, ये तो कंज्यूमर पे जाना है। जीएसटी आजाद भारत का सबसे बड़ा कर सुधार है। इसके लागू होने से पूरा देश एक बाजार बन गया है। श्याम सुंदर की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले बीती रात संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में खास कार्यक्रम से जीएसटी लागू हुआ। ये देखते हैं पूरी खबर। संसद के केंद्रीय कक्ष में बीती रात जीएसटी की शुरुआत के लिए खास समारोह हुआ। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई दलों के नेता और सांसद मौजूद थे। रात के 12 बजते ही ऐप के जरिए जीएसटी लागू किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे अहम सुधार बताया और शुरुआती दिक्कतें दूर करने पर जोर दिया। When a change of the magnitude is undertaken, however positive it may be, there are bound to be some teething troubles and difficulties in the initial stage. We will have to solve these with understanding and speed, that it does not impact the growth momentum of the economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बताया। उन्होंने इसे साझी विरासत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है। एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली के भाषण से इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि जीएसटी से एक देश और एक टैक्स का सपना साकार होगा। For India, it will begin altogether a new journey. It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. जीएसटी से देश भर में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाने की शुरुआत हो गई है। 17 तरह के अलग अलग अप्रत्यक्ष कर और कई तरह के उपकर खत्म हो गए हैं। इसमें कर की 4 दरें 5, 12, 18 और 28% रखी गई हैं। प्रणव, रविंद्र और नवविक्रम सिंह के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जीएसटी को जहां पे सत्ताधारी एनडीए शानदार कदम बता रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया जताई है। कुछ पार्टियां जीएसटी के समर्थन में हैं, तो वहीं पे कुछ खुलकर इसके विरोध में उतर आई हैं। जीएसटी को बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार मान रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और देश में इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा। 125 करोड़ की आबादी का एक ही बाजार बना है। इससे देश के विकास को गति मिलेगी और साथ में कई ऐसे राज्य जो विकास की दृष्टि से पिछड़े थे, उसको भी विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मौजूदा जीएसटी पर कई सवाल उठाए। कांग्रेस का मानना है कि केंद्र सरकार ने जो जीएसटी लागू किया है वो कांग्रेस की सोच से काफी अलग है। जो जीएसटी का स्वरूप इन्होंने दिया है वो कतई सफल नहीं होने वाला है और इतने कठोर ये नियम बनाए हैं कि थोड़ा सा भी कहीं गलती होगी तो जेल जाओ। तो ये केवल टैक्स अथॉरिटीज को चंदा वसूली के लिए ये इन्होंने इस तरह के कानून बनाए हैं। सीपीएम और समाजवादी पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है, तो वहीं एनसीपी और जेडीयू ने जीएसटी का स्वागत किया है। जेडीयू ने सरकार से सुनिश्चित करने की मांग की है कि लागू होने के बाद अब लोगों को परेशानी ना हो। जीएसटी के विरोध में कल देश पूरा बंद रहा। इसी से समझ लेना चाहिए कि कितना बड़ा विरोध जीएसटी का है। हम इसे कानून मानते हैं, समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है और हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं जब कभी भी केंद्र में हम आए तो इस कानून को वापस करें। When so much work has been done both by UPA as well as by NDA, and then after a marathon exercise of several years, if something has emerged, I hope that it must be a truly good tax. जो कुछ आशंकाएं हैं इसको लेकर के, तो सरकार को देखना चाहिए कि वो आशंकाएं निर्मूल साबित हों और उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मध्य रात्रि में संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम के आयोजन पर कई पार्टियों ने आपत्ति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी को लेकर व्यापारियों और राजनीतिक दलों ने कल भी विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर से लेकर कोलकाता तक व्यापारियों के साथ राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे और जीएसटी वापस लेने की मांग की। जीएसटी लागू होने के साथ ही देश के कई हिस्सों में व्यापारियों और राजनीतिक दलों ने विरोध तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अब तक जीएसटी लागू नहीं हुआ है, लेकिन व्यापारियों को डर है कि इसके लागू होने से राज्य के विशेष दर्जे पर असर पड़ेगा। इसके विरोध में घाटी में बाजार बंद रहे और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन भी व्यापारियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। कपड़ा व्यापारी 5% टैक्स लगाए जाने से खासे नाराज दिखे। व्यापारियों की मांग है कि केवल कपड़ा उत्पादन पर टैक्स लगाया जाए। इनका कहना है कि अलग अलग जगहों पर टैक्स लगने से कपड़ा उद्योग पर खासा असर होगा। करीब 10 करोड़ लोग इस देश में कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो कि 80% उसमें से अशिक्षित हैं, जो कि कंप्यूटर का न तो ज्ञान रखते हैं न उनके आदत में है। इस कारण से हम चाहते हैं कि कपड़े पे जो टैक्स है वो यहाँ में भी बढ़ा दिया जाए और कपड़े को इससे मुक्त रखा जाए। आगरा, पटना और कोलकाता में भी व्यापारी और राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे। आगरा में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और जीएसटी को वापस लेने की मांग की।
कोलकाता में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जीएसटी के खिलाफ जुलूस निकाला। पटना में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अगर एक सप्ताह के अंदर वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी समूचे बिहार में घूम कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी और जीएसटी का विरोध किया। पार्टी ने जीएसटी को तुरंत वापस लेने की मांग की। जीएसटी पे रोक लगाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महीने की पहली तारीख यानी घर के बजट को बनाने का दिन होता है। जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अनु दीवान ने। टैक्स पर टैक्स की योजना को खत्म करने के लिए सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद क्या चीज़ें सस्ती हुई और क्या महंगी, यही देखने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उन चीज़ों के साथ जिनसे हमारे दिन की शुरुआत होती है, यानी कि साबुन, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और आपकी चाय और कॉफ़ी को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए चीनी के दाम भी जीएसटी लगने के बाद सस्ते हो गए हैं। जीएसटी लागू होने से महिलाओं के श्रृंगार का सामान, जो मेकअप का सामान होता है कि जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आईलाइनर, मेकअप का तमाम तरीके का सामान जो होता है, जिसके ऊपर पहले 17% के करीब का टैक्स लगता था, अब 28% की श्रेणी में आएगा और ये कॉस्मेटिक के सामान को महंगा कर देगा। जो आटा, चीनी, चावल, दाल हम नॉन ब्रांडेड में ले रहे हैं उनके ऊपर कोई कर नहीं, लेकिन जैसे ही वो किसी ब्रांड या किसी पैकेट में जाते हैं तो इनके ऊपर जीएसटी लागू हो जाता है और ये दाम को महंगा कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मकसद जीएसटी लागू करने का वन नेशन वन टैक्स रहा है और ये वन नेशन वन टैक्स आम जनता की जेब को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन नारायण के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, नोएडा। जीएसटी लागू होने के बाद कई मॉल्स छूट के ऑफर दे रहे हैं। छूट का फायदा उठाने के लिए लोगों की भारी भीड़ मॉल्स में उमड़ी। आइए देखते हैं लोगों की जीएसटी पर क्या प्रतिक्रिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जीएसटी लागू होने से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हो रही है। हाँ, कुछ चीज़ें महंगी हुई है, बट हाँ, डेली नीड की जो चीज़ें होती है जैसे ग्रॉसरी आइटम्स, वेजिटेबल्स एंड स्पेशली जो स्टेपल्स आइटम्स है, ग्रेन्स हो गए, तो काफ़ी अच्छा स्कीम आ रहा है, काफ़ी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं और काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। एज अ कस्टमर आई एम वेरी हैप्पी। जैसे ईटेबल्स का सस्ता हो गया, काफ़ी ईटेबल्स सस्ता है, चीनी, चाय ये सब सस्ता है एंड बाकी जो कॉस्मेटिक्स वो महंगा है, तो कॉस्मेटिक्स भी वो भी आना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। जो नॉर्मल घर की हैं वो तो सस्ती मिली हैं, जैसे कि अपनी हार्पिक क्लीनर वगैरह हो गया और एक इसका था रिंगो कंटेनर और रूह अफ़ज़ा शरबत था, उस पर 6% ही जीएसटी लगा है। लेकिन जो दूसरी चीज़ें जो नॉर्मल पैक्ड आती हैं, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह होगी, उस पर 26% जीएसटी लगा है। महंगा वही जो पैक्ड फूड आता था वो महंगा है। जैसे मैंने नमकीन लिया है वो उस पर लगा है 26% टैक्स लगा है जो पैक्ड नमकीन आता है। फिर कोल्ड कॉफ़ी और कोको मिल्क है, इस पे 26% लगा है। There has been the one tax, the one nation one tax system, so that is not bothering to the people at least. कि यहाँ से दिल्ली से खरीदना है कि मुंबई जा रहे हैं, अरे नहीं यार मुंबई सस्ता, वहाँ से लेके आ जाओ, तो वो एक हेडक नहीं है कि आप कहीं ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अभी जब भी एक पूरा टैक्स लगेगा एक ही बार, तभी उससे बहुत अच्छा होगा, हमारा तो यही विश्वास है। सरकार को नए टैक्स सिस्टम से देश में बड़ी तादाद में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। श्रम और रोजगार मंत्री का मानना है कि अगले कुछ महीनों में लोगों को इसका फायदा मिलने लगेगा। साथ ही वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लगने वाले वक्त में भी कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि जीएसटी का देश की जीडीपी पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। देश भर में जीएसटी लागू होने के बाद पहले 3 महीने में भारी संख्या में नौकरियां पैदा हो सकती हैं। सरकार को उम्मीद है कि नई टैक्स प्रणाली बेरोजगारों को काम देने में मददगार साबित होगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर लागू होने के 3 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से अकाउंटेंसी के क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हैदराबाद में शनिवार को एक कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने का पल आर्थिक और कर की आज़ादी हासिल करने जैसा है। उन्होंने कहा कि नए टैक्स सिस्टम की वजह से अब ना तो सामान की आवाजाही में दिक्कत होगी और ना ही परिवहन में देरी।
क्योंकि राज्यों के बीच सीमा चौकियों की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसी वजह से वस्तुओं की अंतर्राज्यीय ढुलाई में देरी भी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी की वजह से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की रफ्तार बढ़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इससे जीडीपी 7% से बढ़कर 9% होने की उम्मीद है। इसके अलावा जरूरी चीजों की कीमतों में गिरावट के साथ महंगाई पर भी रोक लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आया था एक परदेसी, निकला वो ठेठ देसी। राम भक्त था वो, तुलसी का दीवाना। रामा तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भरकर चला गया हिंदी का खजाना। हिंदी का पंडित बनने के लिए मैंने 37 में साल भर हिंदी और तुलसीदास का रामचरितमानस पूरा पढ़ लिया और उसी समय से मैं तुलसी का भक्त बन गया हूँ। फादर बोल के बेल्जियम और भारत के बीच में संस्कृति राजदूत था। देखिए विरासत में इस बार बाबा पुलके का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रामचंद्र पद जय शरण। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संवैधानिक मूल्यों को देश के लिए जरूरी करार दिया। नेशनल हेराल्ड के स्मारक प्रकाशन को कल लॉन्च करते हुए उन्होंने नेहरू समेत कई बड़े नेताओं के योगदान को याद किया। तो वहीं पे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में असहिष्णुता के मुद्दे को उठाया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को ऐसा बनाने के लिए कई नेताओं ने अपनी जिंदगी लगा दी। Freedom is in peril. Defend it with all your might. These words may have been written in 1939, but has its application and relevance for all time whenever freedom is in danger. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए सत्ताधारी बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने देश में मौजूद असहिष्णुता पर चिंता जाहिर की और कहा कि कुछ लोग देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। By rising intolerance, by malevolent forces that tell Indians what they cannot eat, who they cannot love, what they cannot say, indeed, what thoughts they cannot hold. And all this is being encouraged by a culture of vigilante violence actively supported by those who are supposed to enforce the law. नेशनल हेराल्ड के स्मारक प्रकाशन के विमोचन के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। देश में बेकाबू भीड़ के हाथों हो रही हत्याओं को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चिंता जताई है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब भीड़ का आवेश तर्कहीन हो जाए और लोग बेकाबू हों तो ऐसे में विचार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज के बुनियादी सिद्धांतों को बरकरार रखने के लिए लोगों को सतर्क होना चाहिए। राष्ट्रपति ने बौद्धिक वर्ग से इस मुद्दे पर मुखर और सजग होने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि इसके चलते समाज में जागरूकता फैलेगी। राष्ट्रपति ने कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड के आज़ादी के 70 साल पर प्रकाशित
विशेष संस्करण की कल लॉन्चिंग के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया की सजगता के चलते लोकतंत्र का अस्तित्व बरकरार है और ये सजगता बनी रहनी चाहिए। When mob frenzy becomes so high and irrational, uncontrollable, we ought to pause and reflect. Are we vigilant enough? I am not talking of vigilantism. I am talking of, are we vigilant enough proactively? एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई नेताओं से कल मुलाकात कर समर्थन मांगा। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिया। रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम से चेन्नई में मुलाकात की। एनआर कांग्रेस के अध्यक्ष और पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री एन रंगासामी से भी कोविंद की कल मुलाकात हुई। इस मौके पर पुडुचेरी के सांसद आर राधाकृष्णन और केरल में बीजेपी के इकलौते विधायक ओ राजगोपाल भी मौजूद थे। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार ने तमिलनाडु के सभी सांसदों और विधायकों से उन्हें समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने इस चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताते हुए अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देने की बात कही। मीरा कुमार ने कल चेन्नई में डीएमके प्रमुख करुणानिधि और कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन से मुलाकात की। इसके अलावा वो कांग्रेस, आईयूएमएल और लेफ्ट दलों के नेताओं से भी मिली। चेन्नई से पहले मीरा कुमार ने बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से भी मुलाकात की। उन्होंने जेडीएस नेता से समर्थन देने की अपील की। मीरा कुमार यहां कांग्रेस सांसदों और विधायकों से भी मिली। कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में लश्कर कमांडर बशीर लश्करी शामिल है, जो हाल ही में अच्छा बल में 6 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। इस दौरान 2 नागरिकों को भी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई नागरिक घायल हुए। सुरक्षा बलों को डियालगाम इलाके के ब्रिंती बटपोरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में लश्कर का कमांडर बशीर लश्करी और आजाद दादा मारे गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक बशीर लश्करी 16 जून को अच्छा बल में पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। इस हमले में एसएचओ फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 2 militants have been neutralized. One of them Bashir Lashkar, and he was involved in martyring 6 policemen. Bashir Lashkar was a criminal of highest order, involved in 6 cases, including the attack on the 6 policemen who were martyred, and including SHO Achabal. हालांकि इस मुठभेड़ में 2 कश्मीरी नागरिकों की भी जान गई। 44 साल की ताहिरा आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग की चपेट में आई, जबकि 21 साल के शादाब अहमद चौपान की मौत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान हुई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 4 नागरिक घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। In the morning, one lady was brought dead to the hospital. She got hit in a crossfire, and I heard now that one more boy has come to his injuries in Skim Saura. Probably he also got hit in the crossfire. ये ऑपरेशन सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। पुलिस के मुताबिक आतंकी करीब 17 आम नागरिकों को ढाल बनाकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने इन नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद आतंकियों को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश से हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन हुआ है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज और बारिश होने की आशंका है।
असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई और इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बारपेटा, लखीमपुर, जोरहाट, करीमगंज, धेमाजी, कार्बी आंगलोंग समेत कई जिलों के 2,68,000 लोग पीड़ित हैं। 453 गांव पानी में डूबे हैं, जबकि 5,272 हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ का सबसे ज्यादा बुरा असर करीमगंज जिले पर पड़ा है। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी बारिश से हाल बेहाल है। मणिपुर के इम्फाल में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए हैं। लोग अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर हैं। गुजरात के टंकारा में पिछले 2 दिन में ही 280 मिलीमीटर बारिश हो गई है। जगह जगह पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ शनिवार को बाढ़ के पानी में फंसे करीब 14 लोगों को बचाया गया। राज्य के बाकी इलाकों का भी यही हाल है। पहुंचने के बाद हमारा काम शुरू कर दिया है और बच्चे निकाले गए हैं। उसमें 9 बच्चे हैं, टोटल 9 बच्चे निकाले गए हैं और एक जेंट्स है और एक महिला है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी यही हाल है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन के चलते मनाली लेह मार्ग बंद है। मौसम विभाग ने हिमाचल में 7 जुलाई तक भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। जैसे कि अभी मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया है, तो ये जो मानसून है लगभग जो सितंबर का लास्ट वीक का तब तक रहने की उम्मीद है। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिर से खोल दिया गया है। रामबन और उधमपुर जिले में भूस्खलन के बाद शनिवार को इसे बंद रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने हाफिज सईद के जमात उद दावा के एक नए संगठन तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई गुपचुप तरीके से की गई। पाकिस्तान ने ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय दबाव में की है। 5 फरवरी को इस संगठन ने भारत विरोधी रैलियां निकाली थीं। इसी दिन कश्मीर दिवस होता है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक संगठन को 8 जून को प्रतिबंधित सूची में डाला गया। दरअसल वैश्विक संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बैठक में पाकिस्तान को निगरानी सूची में रखा है। संगठन के मुताबिक आतंकियों के वित्तीय स्रोत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। भारत ने भी फरवरी में संगठन की बैठक में यह मुद्दा उठाया था। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जल्द पूरी राजनयिक मदद यानी कि काउंसिल एक्सेस मुहैया कराने को कहा है। जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। उसे पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल में कथित तौर पर जासूसी और दूसरे आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। दोनों देशों ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान की ओर से सौंपी गई सूची के मुताबिक करीब 500 मछुआरों सहित 546 भारतीय नागरिक पाक की जेलों में बंद हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान से हामिद निहाल अंसारी और कुलभूषण जाधव समेत तमाम भारतीय नागरिकों को जल्द पूरी राजनयिक मदद मुहैया कराने की अपील की गई है। भारत ने जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में याचिका दी थी। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने 18 मई को मामले की सुनवाई तक जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी है। और अब खेल की खबर। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आज फिर से आपस में भिड़ेंगी, लेकिन इस बार ये मुकाबला महिला विश्व कप में है। इंग्लैंड में आज डर्बी के काउंटी ग्राउंड पर भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच 2005 से 2017 के बीच 9 बार वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पाकिस्तान को सभी में हार मिली। महिला विश्व कप 2017 में भारतीय टीम अपने दोनों मुकाबले जीत चुकी है। भारत ने गुरुवार को वेस्टइंडीज की टीम को 7 विकेट से हराया, जबकि इंग्लैंड के साथ हुए पहले मुकाबले में 35 रनों से जीत दर्ज की थी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की काले धन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी। चार्टर्ड अकाउंटेंट सम्मेलन में कहा 1 लाख फर्जी कंपनियों पर लगाया ताला। 37,000 कंपनियों पर भी गिरेगी गाज। भीड़ की बर्बरता पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता। कहा बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा के लिए सजग हो समाज।
सोनिया गांधी ने उठाया बढ़ती असहिष्णुता का मुद्दा। जीएसटी से 3 महीने में पैदा होंगी 1 लाख नौकरियां। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का बयान। जीडीपी में इजाफे के साथ महंगाई घटने की उम्मीद। असम में मूसलाधार बारिश से हालात बदतर। 8 जिलों के 450 गांव जलमग्न, 2.5 लाख से ज्यादा पीड़ित। गुजरात और सौराष्ट्र में भी भारी बारिश। और आईसीसी महिला विश्व कप में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला आज। डर्बी के काउंटी ग्राउंड पर 3 बजे होगा मैच। लगातार 2 जीत से जोश में टीम। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए टू द पॉइंट।